नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो सच में पूरे भारत की धड़कन है। भारतीय रेलवे। देखिए, ये सिर्फ लोहे की पटरियों का कोई साधारण जाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल तंत्र है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ता है। आज हम इस ऐतिहासिक नेटवर्क के आधुनिकीकरण वाले महाप्रोजेक्ट पर तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही उन वित्तीय और ढांचागत चुनौतियों को भी डिकोड करेंगे जो अक्सर चर्चाओं में पीछे छूट जाती हैं। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा इस हैरान कर देने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 2 करोड़। जी हां, 2 करोड़। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन यात्रियों की अनुमानित संख्या है जो हर एक दिन रोजाना इस विशाल नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। जरा सोचिए, ये तो लगभग एक पूरे देश की आबादी को हर दिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने जैसा हुआ ना। ये आंकड़ा अपने आप में साबित करता है कि रेलवे हमारी और आपकी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। तो आइए इसके पहले पहलू यानी इस नेटवर्क के विशाल स्तर को समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1853 में, जब बॉम्बे और ठाणे के बीच महज 34 किलोमीटर के एक छोटे से ट्रैक पर पहली ट्रेन चली थी। और आज ये सफ़र 69,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे रूट के साथ दुनिया के चौथे सबसे बड़े राष्ट्रीय रेलवे सिस्टम तक पहुंच गया है। वो दौर स्टीम इंजनों का था और आज का युग वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी अत्याधुनिक, स्वदेशी और तेज गति वाली ट्रेनों का है। एकदम जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। और इस नेटवर्क के असली स्केल को समझने के लिए जरा इन नंबर्स को देखिए। ये सिस्टम दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। लगभग 12.5 लाख कर्मचारी दिन रात काम करते हैं। इसके अलावा रोजाना 13,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें और करीब 12,000 मालगाड़ियां पटरियों पर दौड़ती हैं। 1,35,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ट्रैक, मतलब ये हर दिन 2400 घंटे चलने वाला एक ऐसा अविश्वसनीय लॉजिस्टिक डांस है जो कभी नहीं रुकता। अब बढ़ते हैं दूसरे अहम हिस्से की तरफ, आधुनिकीकरण का महाप्रोजेक्ट। इस समय जो बात सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है वो है ग्रीन ट्रैक्शन, यानी हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ते कदम। डीजल और कोयले वाले पुराने इंजनों को पीछे छोड़ते हुए अब लगभग 99.1% ब्रॉडगेज नेटवर्क पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। इसका फायदा क्या है? दरअसल इससे रेलवे वैश्विक तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से बचता है। और सबसे बड़ी बात, 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। 898 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी और नई हाइड्रोजन ट्रेनों का ट्रायल इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। जाहिर है, इतने बड़े कायापलट के लिए पैसों की भी भारी जरूरत होगी। और यहीं आता है ये ऐतिहासिक आंकड़ा, लगभग 2,93,000 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तय किया गया ये अभूतपूर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर सच में हैरान करने वाला है। इसी भारी भरकम निवेश की बदौलत आज अमृत भारत स्टेशंस का शानदार पुनर्विकास हो रहा है और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का विस्तार तेजी से हो रहा है, ताकि लोगों को वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस मिल सके। हमारा तीसरा फोकस है माल ढुलाई और यात्रियों को अलग करना। अब एक बहुत बड़ी चुनौती रही है पटरियों पर लगने वाला ट्रैफिक जाम। इसी को सुलझाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी का गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट लाया गया है। 2,800 किलोमीटर से ज्यादा में फैला ये एक ऐसा खास नेटवर्क है जिसे सिर्फ और सिर्फ माल ढुलाई के लिए डिजाइन किया गया है। भारी माल को आम यात्री लाइनों से हटाकर इन स्पेशल पटरियों पर ले जाने से उद्योगों के लिए होने वाली बड़ी रुकावटें लगभग खत्म हो जाती हैं। ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहले कदम में मालगाड़ियों को यात्री ट्रेनों से अलग किया जाता है, जिससे दोनों की स्पीड बढ़ती है और टर्न अराउंड टाइम कम होता है। इसका सीधा असर तीसरे कदम पर पड़ता है, यानी कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो जाती है। और आखिरी चरण में ये पूरी अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय विकास के लिए एक बूस्टर का काम करता है। इसी शानदार रणनीति का ही तो नतीजा है कि रेलवे ने हाल ही में 1670 मिलियन टन माल ढुलाई का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। हमारा चौथा बिंदु, वित्तीय कमजोरी का जाल। ये जो नंबर है ना, 98.43%, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। ये 2025-26 के लिए अनुमानित ऑपरेटिंग रेशियो है। अगर आसान भाषा में कहें तो रेलवे जो भी 100 रुपए कमाता है, उसमें से 98 रुपए से ज्यादा तो सिर्फ सिस्टम को रोजमर्रा में चलाने में ही खर्च हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि खुद से विस्तार करने या नई पटरियां बिछाने के लिए रेलवे की अपनी जेब में लगभग कुछ भी नहीं बचता। और ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल दशकों से यात्री टिकटों को सस्ता रखने के लिए माल ढुलाई पर ज्यादा चार्ज लगाया जाता रहा है।
इसे क्रॉस सब्सिडीकरण कहते हैं। लेकिन इसका असर बहुत अजीब हुआ। माल ढुलाई महंगी होने से वो रेलवे से खिसक कर ट्रकों और सड़क परिवहन पर चली गई और रेलवे का मार्केट शेयर गिरकर 27% तक आ गया। दूसरी तरफ वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों पर फोकस बढ़ने से आम यात्रियों के लिए जनरल और स्लीपर कोच में भारी भीड़ और सुविधाओं की कमी जैसी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। अब क्योंकि रेलवे खुद से काफी मुनाफा नहीं कमा पा रहा है, तो जाहिर है कि उसे आधुनिकीकरण के लिए कर्ज पर निर्भर होना पड़ेगा। इसीलिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईआरएफसी के लिए बाजार से 70,000 करोड़ रुपए उधार लेने की योजना को मंजूरी दी गई है। लेकिन ये एक्स्ट्रा बजट और मार्केट की उधारी आगे चलकर एक बहुत बड़े कर्ज का बोझ पैदा कर सकती है, जो भविष्य में रेलवे की बैलेंस शीट पर भारी दबाव डालेगी। और इसी वित्तीय दबाव का सीधा असर हमारी 5वीं चर्चा पर पड़ता है, पटरियों पर सुरक्षा। सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय काकोदकर समिति की ये चेतावनी सच में आंखें खोलने वाली है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर ठोस उपाय नहीं किए गए तो रेलवे की वित्तीय स्थिति पतन के कगार पर पहुंच सकती है, क्योंकि सुरक्षा के सभी मार्जिन सिकुड़ गए हैं। पिछले 1 दशक में यात्री किराए में बढ़ोतरी न होने और पैसों की कमी की वजह से ट्रैक और बुनियादी ढांचे के रखरखाव को काफी अनदेखा किया गया है, जो एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इन कमियों को दूर करने के लिए समिति ने कई बेहद अहम सिफारिशें दी थीं, जैसे कि एक पूरी तरह से स्वतंत्र रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण बनाना, 19,000 किलोमीटर के नेटवर्क में एडवांस्ड सिग्नलिंग सिस्टम लगाना, 5 साल के अंदर सभी लेवल क्रॉसिंग को खत्म करना और पुराने डिब्बों की जगह ज्यादा सुरक्षित LHB डिब्बे इस्तेमाल करना। लेकिन सबसे बड़ा कैच क्या है? इन बेहद जरूरी और जान बचाने वाले बदलावों को लागू करने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम फंड की जरूरत का अनुमान लगाया गया था। हालांकि सुरक्षा के मोर्चे पर एक बहुत ही शानदार इनोवेशन हुआ है, स्वदेशी कवच प्रणाली। ये तकनीक मानवीय गलतियों को भांपकर, जैसे लाल सिग्नल पार करने पर ट्रेनों को खुद ब खुद रोक देती है और टक्कर टाल देती है। लेकिन चुनौती इसकी रफ्तार में है। फिलहाल इसे केवल 1452 किलोमीटर के रूट पर ही लगाया जा सका है। अब आप खुद सोचिए, 68,000 किलोमीटर के इतने विशाल नेटवर्क के सामने ये आंकड़ा अभी काफी छोटा है, जिससे बाकी का बड़ा हिस्सा अभी भी जोखिम में है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? चलिए अपने छठे और आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, भविष्य की पटरियां। चलिए इस फ्यूचर रोड मैप को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पुराना तरीका था, जब चीजें खराब हों तब उन्हें ठीक करो, लेकिन अब फोकस एक स्मार्ट डेटा पर आधारित डिजिटल कमांड सिस्टम पर है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस लागू करना, रेलवे की जमीनों से पैसा कमाना और सिर्फ ट्रांसपोर्टर बने रहने के बजाय लॉजिस्टिक्स एज अ सर्विस मॉडल को अपनाना शामिल है। और हाँ, कवच सिस्टम को तो तेजी से फैलाना ही होगा। इस पूरे बदलाव में AI और IoT सेंसर्स का रोल बहुत बड़ा है। इसे जीरो फेलियर स्ट्रैटेजी कहा जा रहा है। जब मशीनें और सेंसर्स पहले ही बता दें कि कोई पुर्जा कब खराब होने वाला है, तो उसे टूटने से पहले ही बदला जा सकता है। इससे अचानक काम रुकने की समस्या 30 से 40% तक कम हो सकती है। इससे न सिर्फ सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि महंगी संपत्तियों की लाइफ बढ़ने से रेलवे का वो ऑपरेटिंग रेशियो भी सुधरेगा, जिस पर हम पहले बात कर रहे थे। कुल मिलाकर रेलवे को अब एक साधारण ट्रांसपोर्टर की भूमिका से बाहर निकलकर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर लॉजिस्टिक्स पार्टनर बनना होगा। इसके लिए मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन कॉरिडोर बनाना, स्टेशंस की जमीनों से नया रेवेन्यू जनरेट करना और विकेंद्रीकृत हरित ऊर्जा ग्रिड स्थापित करना शामिल है। और सबसे जरूरी बात, पुरानी पीढ़ी के कर्मचारियों को नई AI और डिजिटल तकनीकों के लिए ट्रेनिंग देकर अपस्किल करना भी इस भविष्य की अहम चाबी है। तो अंत में एक बहुत बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने आता है, क्या हमारा ये पुराना और ऐतिहासिक नेटवर्क वित्तीय रूप से आज़ाद होने के साथ साथ आधुनिक और प्रीमियम सुविधाओं का बैलेंस बना पाएगा? और क्या ये सब करते हुए आम आदमी के लिए रेलवे का सफ़र किफ़ायती बना रहेगा? जैसे जैसे ये विशाल तंत्र विकसित हो रहा है, भारत की आर्थिक रीढ़ के भविष्य को यही सवाल तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।